तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये मैंने बताया था बराबर। तो इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। इसके एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, आपके सिलेबस में 4 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है व्हीकल व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक और ट्रैक, या फिर मैं बोल सकता हूँ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका, सॉरी दूसरा एप्लीकेशन है वेल और वॉल ऑफ डेथ। अभी क्या है वेल और वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं जो सबने देखा है कि नहीं देखा होगा तो आप सर्च कर लो। उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड है ना। बैंक रोड क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद चौथा एप्लीकेशन है कोनिकल पेंडुलम। आज इस क्लास में हम 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बाद में तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, इसका एक्सप्रेशन भी बहुत बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है वाला। ठीक है, उसके बाद कोनिकल पेंडुलम और उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रैक और कर्व रोड, और कौन सा वेल और वॉल ऑफ डेथ। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन तो पहला एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक मतलब सबने देखा है। ठीक है, जैसे कोई मतलब टर्न आता है ना, सोचो कि ये रोड है ऐसा, है ना। तो जैसे ही टर्न आता है, ये वाला एक रोड है, ये वाला एक रोड है ना। तो यहाँ पे ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक रहता है, बराबर कि नहीं। ऐसे कर्व रोड रहता है, कर्व रोड, बराबर कि नहीं। ऐसे कर्व रोड रहता है, बराबर। हाँ, तो इसको ही मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रैक। सर्कुलर रोड मतलब क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा जो भागने का जो ट्रैक रहता है ना, भागने जिसपे हम भागते हैं ना, जो ट्रैक रहता है रनिंग ट्रैक जो इसको बोलते हैं, है ना, वो भी एक सर्कुलर ट्रैक करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना। जो भागने का ट्रैक रहता है, भागने का रोड रहता है ना, 400 मीटर का रहता है, 800 मतलब साइज के हिसाब से रहता है ये, जो हम स्पोर्ट्स में देखते हैं जनरली। तो वो भी एक क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक हो गया, है ना। ये वाला कर्व रोड हो गया, थोड़ा सा कर्व है, जो भी हम टर्न पे हम जाते हैं, है ना, टर्न पे ऐसे, तो ये वाला छोटा सा एक एक कर्व रोड हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है कि जब व्हीकल, ये जो कर्व रोड दिख रहा है आपको, है ना, इसको निगोशिएट करेगी, क्या करेगी, ये व्हीकल है समझो, इसको निगोशिएट करेंगे मतलब यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये बराबर है, इस सर्कुलर के अलाउंग जाएगी, बराबर कि नहीं, सर्कल ना, थोड़ा सर्कुलर सा पार्ट है कि नहीं, तो इसके अलाउंग जाएगी तो क्या परफॉर्म करेगी, सर्कुलर मोशन, बराबर कि नहीं ना। तो ये क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। या फिर अगर सोचो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, पूरा का पूरा रोड है, अगर यहाँ इस ट्रैक पे गाड़ी घूम रही है ना, गाड़ी बोलो या व्हीकल बोलो, ये घूम रही है, तो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन, बराबर कि नहीं। तो इसके कारण व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक किसका एप्लीकेशन हो गया, सर्कुलर मोशन का या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सवाल कैसे पूछेंगे, है ना, तो सवाल ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन ऑब्टेन एन
expression for obtain an expression for maximum speed मैक्सिमम क्यों बोला है, जब आप एंड में आओगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो obtain an expression for maximum speed along horizontal circular track और road, ठीक है। obtain an expression for maximum speed along horizontal circular track। तो कैसे देखो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। सोचो कि एक कर्व रोड है या फिर कर्व ट्रैक है, एक कर्व ट्रैक है सोचो, बराबर। इसमें मान के चलो एक व्हीकल है, सोचो ऐसे व्हीकल एक सोचो, या फिर एक कार है, कुछ भी है, कार है ऐसे, बराबर। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, इसको मैं काटूंगा तो इसे हॉरिजॉन्टल दिखेगा ये। सोचो कि मैं ऐसे पीछे से देख रहा हूँ इसको, तो ये हो गया मेरा रोड, है ना, ये हो गया मेरा रोड सरफेस, ये हो गया मेरा व्हीकल, बराबर। मैंने क्या कंसीडर किया, और सोचो कि ये इसका सेंटर है, जो सर्कुलर ट्रैक है ये वाला, है ना, सर्कुलर ट्रैक को मैं यहाँ से ऐसे कट करूंगा तो मुझे कैसे हॉरिजॉन्टल दिखेगा, बराबर, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला। तो सोचो कि ये वाला सेंटर हो गया, मतलब ये वाला रोड हो गया सर्कुलर ट्रैक, तो ये वाला सेंटर हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेंटर तक के, है ना, ये सेंटर समझो, ये हो गया इस सर्कुलर रोड का या फिर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस, क्या हो गया इसका आर। तो हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, देखो consider a vehicle, कार बोलो उसको, कार along horizontal circular track, बराबर। सोचो लेट m मास ऑफ व्हीकल, ये पूरा कंसिडरेशन है, यह मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ व्हीकल, ठीक है, और कार। उसके बाद म्यू की जरूरत पड़ेगी, म्यू एस, जिसको मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between road and wheel of vehicle, है ना। म्यूएस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सोचो ये वाला रोड है, ये वाला चक्का है ना, तो इनके बीच में, एक रोड सरफेस के और एक चक्के के बीच में क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, बराबर कि नहीं। तो उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड व्हील ऑफ व्हीकल, ठीक है। उसके बाद आर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे कंसिडरेशन है, ठीक है। तो इसके ये समझा हमने, समझा। यह मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ व्हीकल, म्यूएस मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड व्हील ऑफ व्हीकल, बराबर। एंड आर मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। उसके बाद इसके हिसाब से हम डायग्राम निकालेंगे, देखो डायग्राम कैसे निकालेंगे। एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ रोड का हॉरिजॉन्टल। सोचो कि ये एक व्हीकल है, ये वाला ना, इसके सोचो चक्के है, व्हील है इसके, ठीक है। तो ये वाला सोचो, ये वाला सेंटर ऑफ मास है उस व्हीकल का, यहाँ से यहाँ तक की हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, है ना। जैसे सर्कल में घूमेगी गाड़ी, तो सर्कल में घूमेगी गाड़ी, बराबर, ये वाला सेंटर समझो। तो इस व्हीकल पे कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इसको स्टार करके लिखता हूं मैं,
forces acting on vehicle, forces acting on a vehicle considering vehicle as a point mass, है ना। अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा, कंसिडरिंग व्हीकल एज अ पॉइंट मास, ठीक है। सोचो गाड़ी को कितने चक्के रहते हैं, 4, बराबर कि नहीं, 4 चक्के रहते हैं। तो क्या होता है कि 4 चक्कों का अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है। आया समझ में, क्या 4 चक्कों का अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, मतलब इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, आगे के दो जो टायर है उनका अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। और एक बात, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है गाड़ी का वो ऐसे ऊपर आता है, ठीक है, रोड पे नहीं आता, ये जो रोड हो गया इस पे नहीं आता है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा, गाड़ी के अंदर आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझता है ना, कि ज्योमेट्रिक सेंटर जिसको बोलते हैं, किसी बॉडी का सेंटर जो उसको बोलते हैं कि नहीं, तो गाड़ी के मतलब रोड के ऊपर आएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है या फिर इसका एनालिसिस करना है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये डिफिकल्ट ना हो, है ना, डिफिकल्ट ना हो, इसके कारण मैं पूरे के पूरे इस व्हीकल को एक छोटा सा पॉइंट मास कंसीडर करूंगा, ठीक है। कौन सा मास, पॉइंट मास। मतलब मैं इस पूरे व्हीकल को ऐसे भी बना सकता हूँ। सोचो एक पूरा व्हीकल हो गया, इसको मैंने एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, सोचो ये पॉइंट मास हो गया, बराबर। तो इस पॉइंट मास पे या फिर इस व्हीकल पे कौन से फोर्स लगेंगे। तो सबसे पहला फोर्स आएगा mg, ये तो सबको पता है, इसका वेट है ना। mg मतलब क्या हो जाएगा, इस व्हीकल का वेट, मतलब इस पॉइंट मास का वेट, बराबर। दूसरा बात कौन सा फोर्स आएगा, आपको सबको पता है, बराबर। अगर मैं किसी सरफेस पे, है ना, कोई बॉडी को रखता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, किसी बॉडी को रखता हूँ। सोचो ये बॉडी एक सरफेस पे रखी हुई है, तो क्या होता है, इस बॉडी का वेट नीचे के डायरेक्शन में आता है, बराबर, आता है कि mg, हो गया mg। और जो सरफेस रहता है, जो सरफेस दिख रहा है आपको, दिख रहा है सरफेस, है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है किस पे, बॉडी पे, है ना। एक लॉ है न्यूटन का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो जितना ये वेट, जितना फोर्स अप्लाई करेगा ये जो बॉडी है इस सरफेस पे, उतना ही क्या नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे वर्टिकल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। आया समझ में, इस सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे भी निकाल सकते हो या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया यह, आया समझ में। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को क्या रहेगा, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में देखो सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, बराबर की नहीं, तो इसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये हो गया मेरा एन मतलब क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो पहला फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, इस बॉडी पे, मैंने पॉइंट मास अभी हटा दिया, ये पॉइंट मास, ये वाला mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, आएगा समझ में, इस पूरे बॉडी को मैं एक पॉइंट मास कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण मैंने यहाँ पे पॉइंट मास बनाया है, ठीक है। ये नहीं भी बनाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये वाला ऐसा डायग्राम बनाया तो भी चलेगा, ठीक है। तो पहला फोर्स कौन सा हो गया, mg वेट, है। दूसरा फोर्स कौन सा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सरफेस देगा, क्या देगा, सरफेस ऑफ द रोड देगा। और तीसरा फोर्स रहता है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, Fs जिसको बोलता हूं मैं, ये जो हो गया Fs हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको बोलूंगा मैं, पूरा मतलब रिफाइन में बोलना है तो अच्छे से बोलना है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस। समझ में आया। कभी भी ध्यान में रखना जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है अलोंग द सरफेस रहता है, क्या रहता है, अलोंग द सरफेस। कैसे देखो, सोचो कि यहाँ पे सोचो कि ऐसा मैंने ब्लॉक रखा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा, वेट नीचे रहेगा, mg हो गया, n हो गया, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो अलोंग द सरफेस रहता है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, सोचो कि मेरा मोशन इस साइड में हो रहा है, मोशन मैंने एक फोर्स लगाया, है ना, इसको P करके एक फोर्स लगाया, इस ब्लॉक को क्या किया मैंने, एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैंने इस डायरेक्शन में क्यों लिया, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैंने एक कंसीडर करके लिया कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है। सोचो ये सर्कुलर ट्रैक है, आपने बहुत बार देखा होगा जब भी एक्सीडेंट होते हैं ना, सर्कुलर रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो आपकी गाड़ी ना इस तरफ जा रही रहती है, बराबर की नहीं,
इस तरफ सीधा सीधे जाते हैं, बराबर, ऐसे बराबर निगोशिएट नहीं करते हैं गाड़ी। गाड़ी ऐसे रोड बराबर ऐसे सर्कुलर ट्रैक को फॉलो नहीं करती है, ऐसे थ्रोन आउट, इसको हम बोलेंगे थ्रोन आउट हो जाती है ना, बाहर चली जाती है, ट्रैक के बाहर चली जाती है, ठीक है। तो देखो बाहर चली जाती है मतलब क्या, मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, बराबर कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में लेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो गाड़ी का मोशन किस डायरेक्शन में हो सकता है ना, हुआ नहीं है, क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, बराबर नहीं, जो गाड़ी इस सर्कुलर ट्रैक के बाहर जा सकती है ना। तो इस गाड़ी बाहर जा सकती है मतलब जो मोशन है इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, बराबर। तो इसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा, बराबर। उसके बाद पहला फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल कंसीडरिंग व्हीकल एज अ पॉइंट मास, तो पहला फोर्स कौन सा लगेगा, वेट ऑफ व्हीकल mg, ठीक है। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड सरफेस जिसको बोलेंगे, मैं इसको n से डिनोट करूंगा। उसके बाद तीसरा जो फोर्स है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड टायर या फिर व्हील जिसको बोलेंगे हम, टायर और सरफेस के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैं एफएस से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने फोर्स है, देखो एफएस एक फोर्स है, एन एक फोर्स है ना, और नॉर्मल वेट एक फोर्स है, बराबर। तो तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं बॉडी पे, देखो दिख रहे कि नहीं आपको। सबसे पहला फोर्स कौन सा, mg वेट, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन जो किसको परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस को, और तीसरा फोर्स कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अलोंग सरफेस रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। तो एफएस इस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब तीन फोर्स इस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब सोचो हमें पता है कि जो सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स रहता है, सर्कल जब भी कोई पार्टिकल या फिर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो सेंटर के डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में सेंटर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेंट्रीपिटल force is provided by force of friction मतलब क्या हो जाएगा मेरा, Fs इजिकल टू mv स्क्वायर बाय r, v मतलब यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, बराबर। दूसरा, अब देखो mg और n अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो वेट है, वेट को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये दिख रहा है ना आपको, mg वेट नीचे, ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, n इजिकल टू हो जाएगा mg। इसको इक्वेशन नंबर, सॉरी मैंने नोट्स में ए भी नाम दिया है, तो इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो। आया समझ में। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो सेंटर की तरफ है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर के डायरेक्शन में, और वेट कौन से डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, तो जो वेट को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वो आगे इक्वेशन ध्यान में रखना, Fs इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, n इक्वल टू mg। Therefore from a and b, है ना, ए का इक्वेशन क्या था मेरा, Fs, मैं इसे लिखूंगा Fs इक्वल टू क्या था मेरा, mv स्क्वायर अपॉन r, है ना,
और एन मतलब क्या था मेरा mg, बराबर, mm कट गया, बराबर, क्या बचा देखो, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी बचा ऐसे। और एक बात क्या होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या है mg, बराबर, mg क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल, वो चेंज हो जाएगा नहीं। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर, मतलब आर भी क्या है, कांस्टेंट। जी तो क्या है, पहले का कांस्टेंट है। तो जो एफ एस है या फिर जो वी है, वी जो है किस पे डिपेंड करेगा, एफ एस पे, या फिर एफ एस किस पे डिपेंड करेगा, वी पे डिपेंड करेगा, बराबर कि नहीं। तो जब एफ एस मैक्स हो जाएगा तो जो वेलोसिटी रहेगा v वो क्या हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा। आया समझ में, क्या बोला मैं, नॉर्मल रिएक्शन n वो कांस्टेंट रहेगा, rb क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, gb क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो fs जो है या फिर v जो है किस पे डिपेंड करेगा, fs पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगा, बराबर, या फिर स्पीड क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन क्या आ जाएगा, मैं डायग्राम को काम नहीं इसका भी, इसको मिटाता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो एफएस की जगह एफएक्स मैक्स लिखो, एफएस मैक्स इज इक्वल टू एन अपॉन क्या हो जाएगा, वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आरजी। ठीक है, अब फ्रिक्शन चैप्टर आपको 11th में है, पता नहीं मुझे आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जो एफएस रहता है, सोचो कि एक ब्लॉक रखा है इस सरफेस पे, है ना, ब्लॉक का वेट mg है, ये वाला n है, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस है। तो जो एफएस रहता है ना, वो क्या रहता है, म्यू एस इंटू एन, क्या रहता है, म्यू एस इंटू एन, आएगा समझ में। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं एफ एस मैक्स की जगह क्या ले सकता हूँ, म्यू एस इंटू एन, एज एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो इसकी जगह ये लिख लो, तो क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी, एन कैंसिल हो जाएगा, आर जी को इधर लेके आओ ना, वी मैक्स को उधर लेके जाओ, मतलब क्या हो जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर आर जी या फिर म्यू एस, है ना, मतलब वी मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू एस आर जी, है ना। तो यही मेरा मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन है, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू एस आर जी। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका इंपॉर्टेंस हमने क्यों निकाला है, फालतू में निकाला है नहीं, क्यों, कोई इसका कुछ तो पर्पज होगा ना निकालने का। तो इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस या फिर इसका सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस वी मैक्स। तो अगर सोचो कि ये सर्कुलर ट्रैक, ये व्हीकल, अगर ये व्हीकल वी मैक्स से ज्यादा स्पीड से भाग रही है, क्या बोला मैंने, व्हीकल, सोचो कि इस व्हीकल का वेलोसिटी मान के चलो v है, ठीक है, इस व्हीकल का वेलोसिटी v है, अगर ये v जो है v मैक्स से ज्यादा रहेगा, क्या बोला मैंने, कि व्हीकल अगर v मैक्स से ज्यादा स्पीड से भाग रही होंगी, ज्यादा स्पीड से जा रही होंगी, तो ये बाहर चली जाएंगी, मतलब इसका एक्सीडेंट पक्का है, बाहर मतलब थ्रोन आउट हो जाएंगी, रोड के इधर चली जाएंगी। अगर v जो है लेस देन इक्वल टू वी मैक्स है, क्या है, लेस देन इक्वल टू वी मैक्स, मतलब इसका वेलोसिटी v है ना, अगर इसका वेलोसिटी इक्वल टू है या फिर वी मैक्स से क्या है, लेस देन है, तो व्हीकल बराबर इस सर्कुलर ट्रैक में जाएगी। आया समझ में, सोचो अगर ये ना, समझ में आ गया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस वी मैक्स का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर इस व्हीकल का वेलोसिटी वी मैक्स से ज्यादा रहेगा तो ये गाड़ी जो है बाहर चली जाएंगी, मतलब बाहर थ्रोन आउट हो जाएंगी। अगर
इस व्हीकल का वेलोसिटी v लेस देन है या फिर इक्वल टू है vmax से, मैक्सिमम स्पीड से, तो ये बराबर रोड पे अंदर जाएगी, ठीक है, बराबर रोड, सर्कुलर रोड कवर करेगी। तो इसका क्या है इंपॉर्टेंस, तो एग्जाम में आएगा तो आपको लिखते आना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा एग्जांपल है वेल और वॉल ऑफ डेट, डेट मतलब मौत का कुआं। तो एक क्या होता है मैं आपको बताना पड़ेगा। सोचो कि ये वेल है, क्या है ये वेल ऐसे लिखे ना सिलेंडर बराबर, ये क्या है वेल है। तो उसने क्या बोला है कि देखो वेल में जो गाड़ी है या फिर व्हीकल है ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम सकती है क्या, मुझे भी पता है, मौत का कुआं में घूमती है ना। तो एक गाड़ी जो है ऐसे घूम रही है, तो हमें क्या करना है, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, है ना, जब ऐसे घूमेगी इसका वेलोसिटी क्या रहेगा कि ये नीचे न चली जाए, नीचे न चली जाए मतलब इसका कांटेक्ट जो है इस सरफेस के साथ, इस वॉल के साथ लूज ना हो जाए, लूज ना हो जाने मतलब ये इसका कांटेक्ट छोड़ना दे। आया समझ में क्या बोला मैंने, एक वेल हो गया, ये वेल जिसको हम कुआं बोल सकते हैं ना, या फिर इसको मैं मतलब कुआं ही हो गया एक प्रकार का वेल जिसको हम कुआं बोलेंगे। तो जो हमारा व्हीकल है ऐसे घूम रहा है, ये वर्टिकल है एक्चुअली, है ना, मैं इसको दिखाने के लिए आपको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे घूम रहा है ऐसे सर्कुलर ट्रैक में। देखो ये वाला कौन सा ट्रैक हो गया, सर्कुलर ट्रैक, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, है ना, वेल ऑफ डेप्थ या फिर वॉल ऑफ डेप्थ, है ना, मौत का कुआं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्कुलर मोशन का। तो देखो हमारी जो व्हीकल है ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है ऐसे इस सर्कुलर ट्रैक में। तो हमें क्या करना है, इसका मिनिमम स्पीड क्या रहेगा कि हम इसका मिनिमम स्पीड क्या रहेगा कि हमारा जो व्हीकल है वो उसका कांटेक्ट छोड़ना दे, किसका, इस सरफेस का, ठीक है। तो कैसे रहेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन मैं इसका इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर minimum speed of vehicle, minimum speed of vehicle, minimum speed of vehicle along circular और cylindrical, और cylindrical जिसको हम बोलेंगे cylindrical well, so that it will मतलब vehicle it will not lose contact with surface, है ना। हमें ऐसा स्पीड फाइंड करना है, मिनिमम स्पीड, कि जिस स्पीड से अगर व्हीकल भागेगा या फिर उससे ज़्यादा स्पीड से भागेगा तो, या फिर उससे ज़्यादा स्पीड से भागेगा तो क्या नहीं करेगा, कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, उस सरफेस के साथ नीचे नहीं जाएगा, ठीक है व्हीकल। तो हमें वो वाला वेलोसिटी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है। सोचो कि मेरे पास वेल है, एक सिलेंड्रिकल वेल है ना, ये सोचो ये सिलेंड्रिकल वेल है। सोचो कि जिसका रेडियस क्या है, आर है ना। कंसीडर सिलेंड्रिकल वेल आर is the radius of well, सिलेंड्रिकल है जिसको रेडियस रहेगा बराबर। उसके बाद सोचो कि एक मास, एक व्हीकल है, सोचो ये व्हीकल है, इस सर्कुलर ट्रैक मतलब अंदर ऐसे घूम रही है, आएगा समझ में, ये सर्कुलर ट्रैक के अंदर ऐसे घूम रही है, ये वाला मेरा ये क्या है व्हीकल है ना। इसको मैं एक पॉइंट मास की तरह अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे घूमेगी व्हीकल। आपको अगर मतलब इसका वीडियो देखना है, विजुअलाइजेशन करना है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये व्हीकल है मेरा, व्हीकल, उस व्हीकल का मान के चलता हूँ m इसका मास है,
एम मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ व्हीकल, जिसको मैं पॉइंट मास कंसिडर कर रहा हूँ। व्हीकल तो ऐसे दिखेगा नहीं ना, उसको चक्के वगैरह रहेंगे, तो मैं इसको पॉइंट मास कंसिडर कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा एनालिसिस है जो है वो थोड़ा इजी हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो। बराबर। आर क्या हो जाएगा इस सर्कुलर व्हील का रेडियस, एम मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ व्हीकल। दूसरी बात, अब इस व्हीकल पे, इस पॉइंट मास पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? फोर्सेस acting on vehicle, that is point mass. अब इस व्हीकल पे, इस और जिसको हम पॉइंट मास करके अज्यूम कर रहे हैं, इस पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? सबसे पहला फोर्स तो इसका वेट रहेगा, जो कि नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, mg। दूसरा बात, मैंने बोला था कि जो भी सरफेस रहता है, क्या रहता है, सरफेस है ना, कभी भी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है, बराबर की नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो ये सरफेस है ना, तो सरफेस क्या करेगा, अपोजिट, मतलब ये सरफेस है तो उसको परपेंडिकुलर अपना एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा किस पे, जो भी चीज यहाँ पे रखी हुई है ना, यहाँ पे मैंने व्हीकल रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला सरफेस हो गया है ना, अंदर का ये सरफेस हो गया, अंदर का क्या हो गया, सरफेस, ऐसा है ये वाला है ना, तो सरफेस क्या करेगा, इस पॉइंट मास पे या फिर इस व्हीकल पे क्या अप्लाई करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, एन, इसको मैं क्या बोलूंगा, एन, बराबर। और तीसरा बात, ठीक है, जैसे जैसे इस मतलब कुएं में एक गाड़ी जो है या फिर व्हीकल ऐसे घूमती रहेगी है ना, तो टायर और इस सरफेस के बीच में, मैं क्या बोला, टायर और सरफेस के बीच में क्या रहेगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। क्या रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, हो गया मेरा Fs। क्या हो गया ये, Fs आएगा समझ में। mg मतलब क्या हो जाएगा, वेट, इस बॉडी पे, इस पॉइंट मास पे कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, 3 फोर्स अप्लाई होंगे। सबसे पहला फोर्स, कौन सा पहला फोर्स, वेट mg है ना। दूसरा कौन सा, वेट ऑफ व्हीकल, जिसको हम बोलेंगे, पूरा लिख लो इसको, वेट ऑफ व्हीकल mg है ना। दूसरा कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, जिसको मैं एन से डिनोट करूंगा। और तीसरा कौन सा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs। आया समझ में, 3 फोर्स अप्लाई होंगे इस पे, इस पॉइंट मास पे, इस बॉडी पे। इसको पॉइंट मास करके लिख सकता हूं मैं, पॉइंट मास, ठीक है। मैं इस व्हीकल को पॉइंट मास करके ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं Fs का डायरेक्शन इसमें मतलब ऊपर की तरफ क्यों लिखा है ना, ये भी आपको क्वेश्चन आया होगा कि जो Fs का डायरेक्शन है मैंने ऊपर क्यों लिखा है ना। तो देखो, ये जो व्हीकल है इसके ज्यादातर चांसेस क्या है, नीचे गिरने के, बराबर की। तो ये जो व्हीकल है वो नीचे के डायरेक्शन में मतलब गिरने की कोशिश करेगा, मतलब गिर सकता है ना। मतलब इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो सकता है, नीचे के डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब Fs कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद देखो सेंटर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। सेंटर के डायरेक्शन में जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो जो सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो लिख लो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by normal reaction, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू mv² बाय r, ठीक है। क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू mv² बाय r। mv इसको ना a नाम दे दो,
उसके बाद देखो ये जो वेट है ना mg, ये किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। मतलब क्या हो जाएगा, वेट इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब mg या फिर Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, है ना। इसको इक्वेशन बी नाम दो, बराबर। अब और एक बात, बट जो Fs रहता है ना, Fs वो ध्यान में रखना, कभी भी लेस देन इक्वल टू मीवेस इंटू एन रहेगा। क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू मीवेस इंटू एन। क्या बोला मैंने, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू मीवेस अपॉन एन। तो इसके बाद मैंने बताया था ना, Fs इक्वल टू क्या रहता है, मीवेस, तो वो लेस देन इक्वल टू रहता है। ठीक है, इक्वल टू भी रह सकता है या फिर लेस देन भी रह सकता है उससे। तो क्या होगा, देखो अगर Fs का वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ मैं, Fs का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, mg, है ना, लेस देन इक्वल टू मीवेस। और n का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो n का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ क्या आ जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा, बराबर की। यहाँ में m क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। r को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, rg, ये मीवेस इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, मीवेस, है ना, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बचेगा इधर, है ना, सॉरी लेस देन इक्वल टू, आया समझ में, क्या हो जाएगा, rg अपॉन rg इज लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर, है ना। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg अपॉन म्यू s, लिख सकता है ऐसे, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने मीवेस का कुछ बताया नहीं है। मीवेस मतलब हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between surface and tire of vehicle, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, rg अपॉन म्यूएस। ठीक है, अगर मुझे v मिनिमम लिखना है, ठीक है, अब सोचो कि v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, क्या है मेरा, v ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बराबर। अगर मैं v इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, v इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, 5 लिखता हूँ, तो क्या होता है, ये वाला मिनिमम हो जाता है ना, कि v का मिनिमम वैल्यू क्या है, 5, v का मिनिमम वैल्यू क्या है, 5, और v क्या रह सकता है, 5 से ज्यादा या फिर 5 रह सकता है या फिर 5 से ज्यादा, है ना। v का वैल्यू क्या बोला मैंने, 5 या फिर 5 से ज्यादा, तो 5 क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, बराबर कि नहीं, क्योंकि v क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब v इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, तो v क्या रह सकता है, 5 या फिर 5 से ज्यादा, तो 5 क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू। तो इसी में भी अगर मुझे v मिनिमम लिखना है, देयरफॉर v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, rg अपॉन म्यूएस। मिनिमम समझा क्या, मिनिमम क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, कि जो v का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू rg अपॉन म्यूएस, बराबर कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, rg अपॉन म्यूएस, जैसे कि v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना, v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा, देखो v क्या है या फिर v स्क्वायर क्या है, 5 या फिर 5 से ज्यादा, तो 5 क्या हो गया, उसका कम से कम वैल्यू हो गया, है। तो rg अपॉन म्यूएस क्या हो जाएगा, उसका कम से कम वैल्यू हो जाएगा, मतलब v मिनिमम क्या हो जाएगा, rg अपॉन म्यूएस। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट rg अपॉन म्यूएस। ऐसा समझ में, तो ये वाला एक्सप्रेशन है मेरा, इसको सी नाम दो, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि ये मेरा वेल है, जिस वेल में मेरा व्हीकल क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अगर मेरा व्हीकल, अगर मेरे यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखा, क्या यहाँ पे मिनिमम चाहिए, इसे मिनिमम
है ना। अगर मेरा व्हीकल इस वेल में, इस मौत के कुएं में अगर इस स्पीड से भागेगा, कौन सी स्पीड से, rg/√rg/μs, इस स्पीड से भागेगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा। आएगा समझ में? अगर व्हीकल v मिनिमम के स्पीड से भागेगा, v मिनिमम स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा। अगर वेलोसिटी की वैल्यू या फिर स्पीड की वैल्यू v से कम होगी, क्या होगी, v से कम, तो ये जो व्हीकल है वो नीचे चला जाएगा, मतलब पूरा बॉटम में चला जाएगा। अगर v मिनिमम से वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो बराबर परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, है ना। v मिनिमम क्या, उससे ज्यादा रहेगा, या फिर सॉरी वेलोसिटी, अगर व्हीकल का वेलोसिटी अगर v मिनिमम इतना रहेगा या फिर v मिनिमम से ज्यादा रहेगा तो ये सर्कुलर मोशन बराबर परफॉर्म करेगा। अगर इस व्हीकल का वेलोसिटी जो कि इस वेल में ऐसे घूम रहा है, इसका वेलोसिटी या फिर स्पीड अगर v मिनिमम से कम हो गया तो नीचे गिर जाएगा। आया समझ में? इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा, है ना। कांटेक्ट लूज हो जाएगा मतलब नीचे खसक जाएगा। तो ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है v मिनिमम का, ठीक है। बाकी के दो एग्जांपल हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।